गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सबको? गुड मॉर्निंग सर। सबको आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है, चलिए। तो देखिए, पिछली क्लासों में बेटा हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें हम लोगों ने कबीर पढ़ लिया, मीरा पढ़ लिया, बिहारी पढ़ लिया। काव्य खंड में जब आप बात करेंगे तो कबीर, मीरा और बिहारी को हम लोगों ने पढ़ लिया है। जब गद्य खंड में आप चलेंगे स्पर्श वाले में तो हम लोगों ने प्रेमचंद की बड़े भाई साहब पढ़ ली है, और संचय में जब आप पढ़ेंगे तो हरिहर काका मिथिलेश्वर की हम लोगों ने इतने पोर्शंस को हम लोगों ने कवर कर लिया। आई एम श्योर कि आप लोग इतना समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। बोलिए। यस सर। इसके बाद जो हमको अगला चैप्टर आज पढ़ना है, हालांकि एकदम ये कोर्स के हिसाब से तो बिल्कुल नया है, पाठ्यक्रम के हिसाब से बिल्कुल नया है, और पढ़ना है हमको सीताराम शेख सरिया को। ये हिंदी साहित्य के एकदम नए कवियों में गिने जाते हैं। नए कवियों में क्या कह लीजिए, हिंदी साहित्य लेखन से इनका उतना वास्तविक संबंध नहीं रहा है जितना कि मुंशी प्रेमचंद का रहा है, जितना बिहारी का रहा है, लेकिन चूंकि साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान है तो हमें इनको पढ़ना है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है कि नहीं ये बताइए। ठीक। अब देखिए, ये सीताराम शेख सरिया जो थे बेटा, ये क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे, और आजाद हिंद फौज की गठन किसने किया था? आजाद हिंद फौज को बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने, और उस संगठन में उन्हें वो मंत्री भी रहे हैं। सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान दिया है। पद्मश्री सम्मान जानते हैं ना, जो भारत के सबसे बड़े सम्मान होते हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री। याद है कि नहीं आप लोगों को? बोलिए। इन तीनों सम्मानों में इनका नाम रहा है, और चूंकि ये जाहिर सी बात है कि जब ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं तो जो भी चीजें लिखेंगी, जो भी ये स्वतंत्रता। हाँ बेटा। सर आपकी आवाज बीच में चली गई थी, हमने कुछ भी नहीं दिया। अब आ रही है कि नहीं? तो देखो, जब मैंने बताया कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो जाहिर सी बात है कि इनकी हर रचना कहाँ से रहेगी? स्वतंत्रता संग्राम से रहेगी, या उसी के इर्द गिर्द ही घूमेगी। ठीक है, ये इनका जीवन वृत्त है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के नवलगढ़ में। ये इनका जीवन वृत्त है, इस पर ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। ये स्पेशली क्या लिखे हैं? स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, इनकी एक क्या है? उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। ठीक, मन की बात, स्मृति का, मैंने इनको यादों में जो जेहन में चीजें बसती थी उसी पे वो लिखते थे। हमको इनका जो पढ़ना है वो पढ़ना है डायरी का एक पन्ना। ध्यान से समझिएगा, हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है डायरी का एक पन्ना। अब देखिए, आदमी डायरी लिखता क्यों? डायरी लेखन हिंदी साहित्य की एक विधा है। यहाँ अगर हम लिख दे तो आप लोग नोट कर लीजिए, डायरी लेखन जो है हिंदी साहित्य की एक विधा है। नोट कर लीजिए इसको। तो हिंदी साहित्य की विधा है, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं ना निबंध, नाटक नहीं लिखते हैं, उसी तरह से कहानी, उसी तरह से हिंदी साहित्य की विधा है। ठीक है, उसी तरह डायरी भी लिखी जाती है। लोग अपनी डायरी में अपनी अपनी बातें नोट किए रहते हैं, तो डायरी भी उसी प्रकार का एक लिखने की कला है। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि डायरी लेखन हिंदी साहित्य की एक विधा है। जिस तरह से आप कहानी लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, उसी तरह से आप इसको भी लिखते हैं। ठीक है, क्या बेटा? विधा माने किस प्रयोजन से चीजें लिखी जा रही है। विधा माने प्रकार होता है, गद्य लिखने का प्रकार। ठीक, किस प्रकार गद्य? कहानी प्रकार का गद्य है कि उपन्यास प्रकार का है? ठीक। अब देखिए, डायरी का एक पन्ना, ये पाठ के शीर्षक का नाम है, और 26 जनवरी 1931 को चूंकि ये लिखा गया है, या 26 जनवरी 1931 का इसमें संस्मरण है, उसको इसमें लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है। तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है,
अब देखिए इस पाठ को हम पढ़ते चलते हैं और समझते चलते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले हेडिंग देखिए क्या लिखा है, 26 जनवरी। कहते हैं आज का दिन तो अमर दिन है। आज ही के दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, इस वर्ष जितना आप अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपए खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे घर घर जाकर समझाया था। देखिए आपको पता होगा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई थी, भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, लेकिन उसके पहले जो क्रांतिकारियों ने बिगुल बजाया था, तो आपको याद होगा कि जो जब भारत हमारा गुलाम था, तो स्वतंत्रता दिवस सबसे पहले उन्होंने अपनी स्वतंत्रता स्वीकारी थी 26 जनवरी के ही दिन। आपको याद होगा रावी नदी के तट पर, ये सब चीजें याद है कि नहीं? तो लेखक लिखते हैं कि आज 26 जनवरी कहते हैं कि आज का दिन तो अमर दिन है। देखिए 26 जनवरी 1931 को जब ये लिखा गया है, ये 1931 की जो डायरी है, तो लेखक लिखते हैं कि आज का दिन तो अमर है। अमर इसलिए क्योंकि आज के दिन ही हम गुलाम भारतवासियों ने 2 साल पहले अपने भारत देश को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, और उसके उपलक्ष्य में हम लोग प्रतिवर्ष 26 जनवरी 1930-31 जो है, हम लोग प्रतिवर्ष क्या करते थे, कुछ न कुछ आयोजन करते थे। क्योंकि देखिए उस समय देश हमारा गुलाम था, आर्थिक तंगियों से जूझ रहा था। तो ये चीजें क्लियर है कि जितनी तैयारियों के साथ आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, शायद बीते वर्षों में या उन समयों में ये चीजें उतनी अच्छी से न मनाई गई हो। ठीक है, क्योंकि उस समय देश गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था। कहते थे कि गत वर्ष अपना बहुत साधारण था, इस वर्ष जितना अपने दे सकते, मतलब जिसको जितना देना था उस भारतवर्ष की स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाने के लिए जिसको जितना देना था वो दे रहा था। और लिखते हैं कि उस वर्ष तो प्रचार में केवल प्रचार में 2000 रुपये, 2000 रुपये उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी। लेखक लिखते हैं कि उस समय केवल प्रचार में 2000 रुपये खर्चा किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर घर जाकर समझा, मतलब कि जितने पार्टी के कार्यकर्ता थे, गुलाम मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी थे, घर घर जाकर लोगों को समझाते थे कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं। हम मतलब जितना भी उनको मोटिवेट कर सकना होता था वो करते थे। यहाँ तक दिक्कत कहते हैं कि बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था, और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे, ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। देखो जब लोगों ने मनाना शुरू किया तो बड़े उत्साह से लोगों ने मनाया। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य अपने अपने तरीके से उसको मना रहा था। उत्साह उनका चरम पे था, उनका जोश चरम पे था। लोग अच्छी अच्छी सजावटें कर रहे थे। और लेखक आगे लिखते हैं कि लोगों का कहना भी यही था कि इस तरह की सजावट इसके पहले कभी नहीं हुई थी। और प्रत्येक रास्ते में, प्रत्येक जगहों पे, कलकत्ता की प्रत्येक गलियों में झंडे लगाए गए थे और भारत की स्वतंत्रता का जश्न मनाया जा रहा था। और पुलिस जो थी उस समय वो भी एकदम पूरे बल से, पूरी ताकत से पूरे शहर में क्या कर रही थी, अपना प्रदर्शन कर रही थी और गश्त कर रही थी। कोई उत्पात न होने पाए, किसी तरह का कोई बवाल न होने पाए। ठीक है। और लिखते हैं कि इतना बढ़िया सजाया गया था पूरे शहर को, ऐसा लगता था मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो। माने जबकि उस समय स्वतंत्रता मिली नहीं थी, लेकिन लोगों के बीच में जो उत्साह था वो ये था कि उनको लगता था कि अब हमको स्वतंत्रता मिल गई है। मतलब वो इस तरह से अपनी चीजों को सेलिब्रेट करते थे कि उनको लगता था कि अब मेरा ये काम पूरा हो गया है।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, कहते हैं कि गश्त माने घूमना। देखते नहीं हो पुलिस कभी कभी मार्च रूट करते हैं। देखो इसे मान लीजिए जिस कॉलोनी में आप रहते होंगे वहां देखते हो कभी कभी पुलिस की एक गाड़ी घूमती रहती है, उसी को गश्त कहते हैं। उर्दू भाषा का शब्द है ना। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था, कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे ही घेर लिया था। कहते कि मोटर लारियों और गोरखों का सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। मतलब पुलिस की गश्त एक एक जगह पे तैयार थी कि अभी स्वतंत्रता तो मिली नहीं है, जाहिर सी बात है कि शासन अंग्रेजों का है, तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई विवाद न हो, एक एक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस को हटाकर, बल्कि जहां जहां उनको यह भय होता था कि प्रदर्शन हो जाएंगे, उन सबके लिए एक एक जगहों पर पुलिस लगाई गई थी। ट्रैफिक पुलिस को छोड़ कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे ही, मतलब जहां भी उनको ये आशंका होती थी कि ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, उन सबके लिए उन्होंने क्या किया था, पूरी व्यवस्था कर रखी थी। यहां तक कोई दिक्कत? कहते हैं कि मोनूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में ही 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। और पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और लोगों को मारा या हटा दिया। देखो हमारा देश आजाद हुआ नहीं था और वैसी कंडीशन में हम लोगों ने अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, तो जाहिर सी बात है कि जब अंग्रेजों के हाथ में हमारा देश है और अपने शासन उनका है, कानून उनका है और अपने मन मर्जी हम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि दिक्कतें क्रिएट होंगी। इतना तो सामान्य सी बात है, सब लोग समझते होंगे। क्यों? तो जब इन लोगों ने हर जगह ये मनाने का निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया, तो कहते हैं कि जहां जहां शाम को सभा होने वाली थी, तो उस जगह को पिछले वाले पैराग्राफ में देखिए, अगर जोड़िए पिछले वाले पैराग्राफ से, तो लिखा है कि बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे ही घेर लिया था। तो मोनूमेंट पार्क को भोर में ही पुलिस पहुंच गई थी कि यहाँ कोई आयोजन न होने पाए। और फिर भी कई जगह लोगों ने क्या किया था कि इस आशंका को देखते हुए कि पुलिस परेशान करेगी, पुलिस हमारी बात नहीं सुनेगी, तो उन लोगों ने भोर में ही झंडा फहराने का निर्णय ले लिया था और उन लोग कहीं न कहीं अपने प्लान में सफल भी हुए थे। इसके बाद बेटा बारी आती है कि श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री, जब श्रद्धानंद पार्क वहां एक जगह है, वहां बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू थे। जब उन्होंने झंडा फहराने की सोची, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और वहां पर उपस्थित जितने लोग थे उन सबको पुलिस ने हटा दिया। देखिए स्वतंत्रता आंदोलन है, उसी का वर्णन है। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए पर वो भीतर न जा सके। देखिए पुलिस किस तरह से भारतीयों को, जब देश आजाद नहीं था, तो झंडा फहराने से किस तरह से रोक रही है, उसको देखिए। कह रहे हैं कि एक तो देखिए अविनाश बाबू को रोक दिया गया, दूसरा कह रहे हैं कि तारा सुंदरी पार्क के बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र झंडा फहराने गए, तो वो भी भीतर न जा सके, उनको भी पुलिस ने रोक दिया। वहां काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला, जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब कि प्रशासन की पूरी यह चाल थी कि एक प्रकारेण किसी भी प्रकार से कहीं भी स्वतंत्रता महोत्सव का कोई आयोजन न होने पाए, और जो व्यक्ति इस तरह की गतिविधियां करता है उसको या तो हटा दीजिए, न माने तो उसके साथ जो सलूक कर सकते हैं करिए, कानूनन जो कर सकते हैं करिए।
यहां तक समझ में आ गया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? बहुत सरल पाठ है, कुछ इसमें कठिन कुछ समझना नहीं है, ठीक। अगला देखिए, 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। इन सब के बाद 11 बजे भोर के बाद का समय आता है, 11 बजे जो मारवाड़ी बालिका विद्यालय है वहां की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा उत्सव मनाया, मतलब कि झंडे को फहराया। झंडा उत्सव माने फ्लैग, झंडे को फहराना। जानकी देवी मदालसा बजाज नारायण आदि भी गई थी, मतलब ये लोग भी उस विद्यालय में गई थी। जानकी देवी और मदालसा बजाज नारायण ये लोग भी कहाँ गई थी? मारवाड़ी बालिका विद्यालय। क्यों? 11 बजे वहां उनको क्या करना था? झंडा फहराना था। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूम कर देखा तो बहुत अच्छा हो रहा था। जो मारवाड़ी बालिका विद्यालय की बच्चियां थीं उनको ये समझाया गया कि फंक्शन क्या होते हैं, उत्सव क्या होते हैं। और जब उन लोगों ने अगल बगल बैठकर भ्रमण किया, मिनट 2 मिनट अगल बगल गाड़ियों में बैठकर देखा, तो उनको लगा कि नहीं, वास्तव में हर जगह हर चीजें अच्छी हो रही हैं, ठीक। जगह जगह फोटो उतर रहे थे, मैंने समझ रहे हैं, फोटो खींचे जा रहे थे। जो लोग पिक्चर क्लिकिंग करते हैं ना, फोटो उतरना का मतलब पिक्चर को क्लिक करना। जगह जगह पे फोटो उतर रहे थे। अपने भी फोटो का प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। जब पुलिस प्रशासन अंत में 2-3 बजे तक कुछ लोगों को गिरफ्तार करने में समर्थ रही, उसमें से एक थे कौन? पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जिसको जहां दिक्कत हो बता सकता है एकदम, बोलिए। नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था और पर यह प्रबंध कर चुका था। अब पूर्णोदास तो यहाँ गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, उनका भी जुलूस निकलना था। और उस जुलूस की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? पूर्णोदास पर थी और पर यह प्रबंध कर चुका था। मतलब जो पूर्णोदास थे वो सुभाष चंद्र बोस का जो जुलूस निकलना था उसकी पूरी डिजाइन तैयार हो चुकी थी, पूरा खाका खींच चुका था, कैसे निकलना है। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। देखिए, जब स्वतंत्रता उत्सव मनाया जा रहा था तो समाज का हर तबका, हर वर्ग, पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहा था। और जब वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था तो पुरुष अपने हिसाब से तैयारी कर रहा था और स्त्रियां अपने हिसाब से तैयारी कर रही थी। और उन लोगों को जो जो सिस्टम ठीक लगता था अपने अपने जगहों पर पहुंचने का प्रयास कर रही थी। मोनूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। अब देखिए, मोनूमेंट ऊपर एक जगह आई है कि वहां भोर में झंडा फहरा लिया गया था। जब झंडा भोर में फहरा लिया गया तो 1-2 बजे तो देख रहे हैं पुलिस गिरफ्तारी करना शुरू की है। तो कह रहे हैं कि मोनूमेंट के पास जो प्रबंध माने जो संयोजन, जो मैनेजमेंट वहां पे भोर में था, सवेरे था, वो दोपहर में 1 बजे के आसपास नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। मतलब वो लोगों को ये था कि पुलिस आज कुछ करे ना, और लोग अपने मौज में घूमते थे, टोली बना बना के अपना आनंद उठाते थे, स्वतंत्रता जो वो स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिए, जिसको ये लगता हो कि इसमें सर ये नहीं समझ में आया इतने पैराग्राफ में, बोलिए। जिसको भी ये लगता हो कि सर ये नहीं समझ में आया है बताइए, बोलिए। जुलूस माने बेटा होता है, जुलूस ही होता है, प्रदर्शन जिसे आप कहते हैं। जुलूस माने प्रदर्शन, जैसे आप किसी भी चीज के लिए
10 लोगों को इकट्ठे लेके वो जुलूस होता है, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम यहां तक? आप लोग कहेंगे तभी हम पढ़ाएंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत रहेगी तो हम नहीं पढ़ाएंगे आगे, पहले पीछे वाला डाउट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा, ठीक। आगे बढ़ा जाए। कहते हैं कि जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। कानून भंग जब से भारत में हुआ था उसके बाद से इस तरह की बहुत बड़ी सभा थी, ठीक। और उसको सभा नहीं कहना चाहिए, इसको ये कहना चाहिए कि अंग्रेजों के खिलाफ अब तक जो भारतीय आगे आने से डरते थे, अब उन्होंने ये मोर्चा छेड़ दिया था। मोर्चा क्या छेड़ा था कि अब अंग्रेजों से जो हमारी लड़ाई होगी अब आर पार की होगी, अब हम छिप के नहीं लड़ेंगे, अब उनको हम दिखा के लड़ेंगे, प्रदर्शनी करके लड़ेंगे कि नहीं, अब जो हमारे आपके बीच बातचीत होगी वो आमने सामने होगी। क्लियर? पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। अमुक अमुक मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार, मतलब इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। तो पुलिस कमिश्नर जो उस समय कोलकाता में हुआ करते थे, उन्होंने एक सूचना निकलवा दी कि इस धारा के अनुसार ये नहीं हो सकता। मतलब जितनी भी रोक लगने वाली धाराएं थी उन धाराओं के अनुसार ये नोटिस निकाल दी गई कि कोई सभा नहीं हो सकती। उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि यदि आप मेरी सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। और उन सबको, जो वहां दरोगा थे, इंस्पेक्टर थे, उन सबको ये भी नोटिस दिया गया था कि यदि आप उस सभा में जाते हैं तो आप दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 झंडा फहराया जाएगा। अब देखिए दो तरफ, एक तरफ तो प्रशासन मना कर रही है, दूसरी तरफ जो काउंसिल है उसने नोटिस क्या निकाला है कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक जो वहां प्रतिमा रखी रही थी मॉन्यूमेंट वाली, वहां उसके ठीक नीचे 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। अब देखिए, एक तो पुलिस की मनाही, दूसरे इनकी जिद, तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी, मतलब कि सब लोगों की उपस्थिति में, सर्वसाधारण माने प्रत्येक जनता की उपस्थिति में 4:24 पर मॉन्यूमेंट के ठीक नीचे झंडा फहराया जाएगा, ठीक। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। मतलब अंग्रेजी शासन के प्रति एकदम ओपन चैलेंज था कि आप हमको रोकना चाहते हैं तो आप हमको रोक लीजिए, लेकिन हम वीर हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो वाली बात थी यहाँ पे, और वो आगे बढ़ते गए, ठीक है। एक पैराग्राफ और पढ़ा दे कि रहने दें? चलिए एक पैराग्राफ और पढ़ लीजिए। कहते हैं कि ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना। देखिए झंडा फहराने का समय क्या था? 4:24। ऊपर वाला पैराग्राफ देखेंगे तो उसमें लिखा है 4:24 और 4:10 सुभाष चंद्र बोस जो है जुलूस लेके आ गए और चौरंगी चौराहे पे उनको रोक, चौरंगी वहां चौराहा था, वहां उनको रोका गया। लेकिन उस जुलूस में इतनी भीड़ थी कि पुलिस के बस की बात नहीं थी कि पुलिस उनको हैंडल कर सके, ठीक। लेकिन अब क्या है कि पुलिस तो जुलूस रोक नहीं सकती, तो उनके पास एक विकल्प बचता था, क्योंकि भीड़ तो भगदड़ करेगी। उनके पास विकल्प क्या बचता था पुलिस के पास? उन्होंने लाठी चार्ज किया, लाठियां भाजनी शुरू कर दी। और जाहिर सी बात है कि जब आप लाठी चलाएंगे
और भीड़ ज्यादा है तो चोट आना प्रत्येक व्यक्ति को स्वाभाविक है। ठीक, कहते हैं कि बहुत आदमी घायल हुए, सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। देखो, जिसको जिसको स्वतंत्रता से प्रेम था, जो भी स्वतंत्रता के पक्षधर थे, वो सब जुलूस में गए थे और उन सबको लाठियां खानी पड़ी। इवन सुभाष चंद्र बोस तक को, यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस तक को भी लाठियां पड़ी है। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। अब जितना लाठी उनके ऊपर पड़ता था, जितना पुलिस उनको डंडे से मारती थी, उतना ही वह वंदे मातरम बोलते जा रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा कि आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। वहां पर उपस्थित जो लोग थे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से कहा आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को एक ही बात सताई थी, क्या कि उनको आगे बढ़ना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। अब चलो इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? इसके आगे का पैराग्राफ और है क्या? बड़ा अच्छा पाठ है, इसको आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे। क्या बेटा? हाँ बहुत सही, पूछिए क्या? लारी बेटा गाड़ी होती है। जिस तरह से आप इस समय देखिए ओपन जीप आती है ना, जो पुलिस वगैरह सेना के देखिए ओपन जीप आती है। क्या बेटा? जिसे आप लॉरी कहते हैं। लॉरी, हाँ लॉरी एक प्रकार की गाड़ी होती थी, ठीक है? अब ये तो मान लीजिए बहुत कम देखने को मिलती है। ये एक प्रकार का वाहन होता था, एक प्रकार का क्या है वाहन, जिसे पुलिस दल चला करते थे। और कुछ पूछना है तो पूछिए। होती थी। हाँ सर अभी किसको देखने को नहीं मिलता। हाँ, अब बताओ जितना मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाया है, इसमें से यदि आपको कोई भी दिक्कत समझ में आती है, जितना मैंने अभी तक आज पढ़ाया है, कोई ऐसा शब्द हो, कोई ऐसा पैराग्राफ हो, कोई ऐसा वाक्य हो जो आपको न समझ में आए, आप पूछ लीजिए, ठीक है? एक बार हम आप लोगों को समय दे रहे हैं, 2 मिनट 3 मिनट, आप लोग इसको देखते रहिए। कोई भी ऐसा पैराग्राफ हो, कोई भी ऐसा शब्द हो, कोई भी ऐसा वाक्य हो जो न आए, ठीक है, आप लोग पूछ लीजिए। गत वर्ष माने लास्ट ईयर, जिसको आप लोग लास्ट ईयर कहते हैं, पिछला वर्ष जिसे कहते हैं उसको गत माने पिछला।